हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पर्यावरण के 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का एक बिंदु स्रोत नहीं है। चार ऑप्शन लिखे गए हैं। ऐसा कौन सा स्रोत है जो जल को प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है, तो उस स्रोत का नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है उद्योग, उद्योग से जल प्रदूषण होता है। दूसरा है बिजली संयंत्र, बिजली संयंत्र से चलने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वाहन होते हैं, उनसे भी जल प्रदूषण होता है। और तीसरा है आपका कृषि अपवाह है। चौथा है तेल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी से भी जल प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, कृषि अपवाह से जल प्रदूषण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बौना ग्रह प्लूटो की खोज किसने की थी। ठीक है, बौने ग्रह की श्रेणी में प्लूटो को रखा गया है। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये आपको पता करना है। तो प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में क्यों रखा गया है, क्योंकि 2008 में जब खगोल शास्त्रियों की मीटिंग हुई थी तो ग्रह की कंडीशन जो होती है उसको पूरा नहीं करता है, इसलिए प्लूटो को जो है बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, क्लाइड टाइम्बा ने जो है प्लूटो ग्रह की खोज की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को अपनी ओर वाला ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना, इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको अपनी ओर वाला ग्रह कहा जाता है, इसको संज्ञा दी गई है। ठीक है, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति या फिर अरुण ग्रह। ठीक है, तो इसमें जो है अरुण ग्रह को अपनी ओर वाला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, या फिर शुक्र को क्या पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है, या फिर इसी तरह करके मतलब अरुण को भी अपनी ओर वाले ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध सबसे पास का ग्रह है और बृहस्पति जो है सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रह बोला जाता है बृहस्पति को। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मंगल ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, इसमें पेयर बनाए गए हैं। तो मंगल ग्रह का उपग्रह कौन सा है, उन दोनों उपग्रहों का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका यूरोपा कैलिस्टो, दूसरा है फोबोस और डीमोस, तीसरा है ट्राइटन और नेरीड, चौथा है उपरोक्त सभी। तो उस युग्म का नाम बताना है जो मंगल ग्रह के उपग्रहों को शो अप करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, फोबोस और डीमोस को जो है मंगल ग्रह का उपग्रह माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, संयुक्त परिवार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, संयुक्त परिवार का अर्थ क्या होता है, ठीक है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, संयुक्त परिवार का मतलब होता है एक पति पत्नी और दो बच्चे जब साथ में रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है 60 लोगों का परिवार अर्थात जिसमें 60 मेंबर साथ में रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका बच्चों, माता पिता, चचेरे भाई, दादा दादी, परदादा दादी सहित समूह परिवार जो होता है उसे बोलते हैं। या फिर एक इमारत में रहने वाले पूरा परिवार को संयुक्त परिवार बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा जिसे संयुक्त परिवार की संज्ञा दी जाएगी, जो संयुक्त परिवार के एक्चुअल डिफिनीशन के हिसाब से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, जिसमें बच्चे रहते हैं, माता पिता रहते हैं, चचेरे भाई रहते हैं अर्थात चाचा के भाई रहते हैं, और दादा दादी और परदादा दादी समूह सहित पूरा परिवार जो रहता है उसको संयुक्त परिवार की संज्ञा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, एक दूसरे की टर्म एंड कंडीशन को पूरा नहीं करता है, उस ऑप्शन को आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका एकल परिवार। एकल परिवार क्या होता है, अगर आप इसकी एक्चुअल डिफिनीशन जानते हो तो आप बता सकते हो। तो इसमें पति पत्नी बच्चे, या फिर दूसरा है आपका सजाती परिवार जिसमें माता पिता बच्चे और दादा के भाई के बेटे रहते हैं। विस्तारित परिवार माता पिता दादा दादी बच्चे चाचा चाची रहते हैं। मातृवंशी परिवार जिसमें पति पत्नी और पति की माँ के रिश्तेदार रहते हैं। ठीक है, तो कौन सा बेमेल है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो मेल नहीं खाता है, ठीक है। मातृवंशी परिवार इसमें बोल रहा है पति पत्नी, पति के मामा के रिश्तेदार, तो ये तो गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह बेमेल है, ठीक है। बाकी एकल परिवार किसे बोलते हैं, जिसमें एक पति होता है, उसकी पत्नी होती है और उसके बच्चे रहते हैं, एकल परिवार बोला जाता है। सजाती परिवार की एक्चुअल डिफिनीशन क्या होती है, इसमें माता पिता रहते हैं, उनके बच्चे होते हैं और दादा के भाई के बेटे रहते हैं। विस्तारित परिवार की डिफिनीशन क्या होती है, जिसमें माता पिता, दादा दादी, बच्चे, चाचा और चाची रहते हैं, उनको विस्तारित परिवार की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, आपको कोई सर्टेन नहीं होता है कि क्वेश्चन यहीं से उठेंगे, ठीक है। तो हर एक टर्म एंड कंडीशन को याद रखना है, हर एक डिफिनीशन को भी याद रखना होता है हमें। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा कि बाढ़ से सुरक्षा, बाढ़ जब आती है उससे सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आश्रय स्थल उपयुक्त होता है। बाढ़ से अगर आपको सुरक्षित होना है तो कौन सा आश्रय स्थल जो है उपयुक्त माना जाएगा। मिट्टी की दीवार और पत्तियों से बने घास फूस का घर, या फिर सीमेंट और ईंट से बना घर, या फिर विभिन्न प्रकार की चादरों से बना तंबू, या फिर लकड़ी और एल्युमिनियम की सहायता से बांस पर बना घर। तो कौन सा बेटर ऑप्शन होगा जिससे में आप आश्रय ले सकते हो, बाढ़ से आपको सुरक्षा मिल सके। तो चार ऑप्शन लिखे हुए रहे आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, लकड़ी एल्युमिनियम की सहायता से बांस पर बना हुआ घर जो है सबसे बेटर माना जाता है, जो आपको बाढ़ से सुरक्षित के लिए सबसे अच्छा आश्रय स्थल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसमें आपको 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो ये आपका 8वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गांव की आकृति और आकार को प्रभावित करता है। कौन सा कथन गांव की आकृति कैसी है, उसका आकार कैसा है, इसको प्रभावित करता है, अर्थात इफेक्ट डालता है। पहला है गांव की साइट कैसी है, और स्थलाकृति के आसपास है, या फिर भूभाग, या फिर उपरोक्त सभी। तो गांव की आकृति और आकार को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो उपरोक्त सभी अर्थात गांव की लोकेशन कैसी है, कौन सी स्थलाकृतियाँ हैं उसके आसपास, पर्वत, पहाड़, मैदान, या फिर नदी, घाटी, ये सभी चीज़ें भी मायने रखती हैं एक गांव की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसके सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए। और भूभाग, वहाँ पे मैदानी क्षेत्र कितना है, कि कृषि योग्य भूमि कितनी है, ये सभी चीज़ें भी एक गांव की आकृति या आकार को मनोहर एवं सुंदर दृश्य प्रदान करती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने, भारत के नक्शे में दिल्ली के संदर्भ में झारखंड और राजस्थान क्रम से किस दिशा में आते हैं, ठीक है। मान लो एक भारत का नक्शा है, उस भारत के नक्शे में आपको बताना है दिल्ली के संदर्भ में, ठीक है। दिल्ली के संदर्भ में क्या पूछ रहा है आपको, झारखंड। तो झारखंड कहाँ पे है, झारखंड की लोकेशन ये होती है, और यहाँ पे दिल्ली हो गया, और फिर इसके बाद ये झारखंड हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, राजस्थान होता है। तो आपको बताना है कि किस दिशा में आते हैं। तो दिल्ली यहाँ पे है, तो इसके जस्ट पूरब साइड पे झारखंड होता है और पश्चिम साइड पे राजस्थान होता है, ठीक है। तो ये पूरब और पश्चिम जहाँ पे लिखा होगा वह ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, पूरब और पश्चिम, ये जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आप रट कर कभी नहीं कर सकते, या ज़्यादा प्रैक्टिस करके। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप मैप रीडिंग करते हो, मैप आपको आपके दिमाग में हमेशा रहता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग इंडिया का मैप, या फिर जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का मैप आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और उसकी 2-4 बार आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपने से मैप ड्रा करेंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने, लगभग पृथ्वी पर ताज़ा जल, पृथ्वी पर जो ताज़ा जल है किस मात्रा में उपस्थित है, उसकी क्वांटिटी बताना है, कितने परसेंटेज में है जो ताज़ा जल है, ठीक है। तो ताज़ा जल का यूज किस लिए करते हैं, तो उसे मीठा जल बोला जाता है और पीने के काम में आता है, ठीक है। तो कितना परसेंटेज है आपको उसका परसेंटेज बताना है। तो 4 ऑप्शन लिखे गए हैं।
तो कौन सा आंसर इसका सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है, पृथ्वी पर उपस्थित केवल 3% जल ही मीठा जल है, ठीक है, जिसे ताज़ा जल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी को नीले ग्रह की संज्ञा क्यों दी गई है, ठीक है ना, ब्लू ऑर्बिट क्यों बोला जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, आपको रीजन बताना है। तो 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी अर्थात पृथ्वी की सतह पर 71% भाग पर जल उपस्थित है, जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे नीले ग्रह की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। जैसे मान लो ये आप ग्लोब तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। तो ये ग्लोब है, इसमें जैसे मान लो आप बहुत सारे महाद्वीप उपस्थित हैं, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे अफ्रीका हो गया, और ये पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रूस हो गया, फिर इसके बाद जस्ट नीचे यहाँ पे चाइना, फिर यहाँ पे अपना इंडिया, फिर इसके बाद यहाँ पे इंडोनेशिया, और ये बहुत सारे कॉन्टिनेंट हैं, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो इसके अलावा जो भूमि बचती है ना, वो पूरे नीले कलर से ढकी हुई है, इसलिए पृथ्वी को जो है वह यहाँ पे जो भूमि इसके अलावा अदर जो भूमि है वह नीले कलर से ढकी हुई है, इसलिए इसे जो है नीले ग्रह की संज्ञा दी जाती है। और कितनी क्वांटिटी में है ये आपको याद रखना है। तो 71% जो पार्ट है वह जल से ढका हुआ है। तो परसेंटेज आप लोग ज़रूर याद रखिए। इसके पहले भी हमने आपको जो क्वेश्चन सॉल्व कराया उसमें भी हमने परसेंटेज पूछा था। तो मीठे जल का परसेंटेज जो है वह 3% है, और इसमें भी आपसे परसेंटेज पूछा गया है, तो 71% भाग पर जल है, इसलिए पृथ्वी को नीले ग्रह की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने मधुबनी चित्र। तो मधुबनी चित्र किस स्टेट से संबंधित है। तो सबसे पहले तो ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग जो है वह बिहार से कोरिलेट करती है। अब आगे आपसे पूछ रहा है कि मधुबनी चित्रों में निम्नलिखित में से किस चीज़ का उपयोग चित्रों की सुंदरता प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मधुबनी कहाँ से कोरिलेट करती है, किस स्टेट से। तो यह बिहार से कोरिलेट करती है। और इसके अलावा किस चीज़ का उपयोग जो है चित्रों को सुंदरता प्रदान करने के लिए किया जाता है। सोने की धूल, चांदी की धूल, चावल के आटे का लेप, या फिर पौधों द्वारा गोंद, ठीक है ना, पौधे से जो गोंद प्राप्त होती है उसका। तो किसका यूज किया जाता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, चावल के आटे का जो लेप होता है उसका उपयोग जो है चित्रों की सुंदरता प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसे मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, उनका डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इस ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जिस पदार्थ से निर्मित होती हैं वह क्या कहलाता है। इस ब्रह्मांड में जो वस्तुएं पाई जाती हैं वह जिस पदार्थ से बनती हैं उस पदार्थ का नाम बताना है आपको, ठीक है। तत्व, पदार्थ, यौगिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है, पदार्थ जो होता है, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं होती हैं वह सभी पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा आपके सामने, निम्न में से द्रव्य की कौन सी अवस्था है, द्रव्य की कौन सी अवस्था है जिसका कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है, ठीक है। द्रव्य मतलब क्या होता है, लिक्विड फेज, ठीक है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो द्रव्य क्या होती है, लिक्विड होती है, ठोस का मतलब हो गया सॉलिड, और गैस का मतलब गैस तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है, जिसका यूज हम लोग भोजन बनाने के लिए करते हैं या फिर सिलेंडरों में किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज होते हैं इसके। अब आपसे पूछ रहा है कि द्रव्य की कौन सी अवस्था है, उस स्टेट का नाम बताना है जो एक निश्चित आकार एवं आयतन नहीं होता है, ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस या फिर परमाणु। तो निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है, उसका नाम बताना है आपको, कौन सी अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी, गैस जो होता है उसका निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। गैस जिस आकार जहाँ पे भी छोड़ दी जाती है तो वो अपने बहुत सारे एरिया कवर कर लेती है, आसपास के एरिया को कवर अप कर लेती है। तो ना तो कोई उसका निश्चित आकार होता, निश्चित शेप नहीं होता, और उस निश्चित वॉल्यूम भी नहीं होता उसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
ये रहा आपके सामने कि अपकर्षक रोग के पीछे, अपकर्षक जो रोग होता है उसके पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित में से किसके साथ निकटता से जुड़ा होना है। अपकर्षक रोग के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित में से किसके साथ है, निकटता से जुड़ना है, अर्थात उसके साथ है मतलब क्लोज रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो अनुवांशिकता, असंतृप्त वसा, समृद्ध जीवन शैली या फिर प्रोटीन में आहार की कमी। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है, समृद्ध जीवन शैली जो है अपकर्षक रोग के पीछे मुख्य कारण जिसके साथ निकटता से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अपकर्षक रोग के पीछे मुख्य कारण किसके साथ निकटता से जुड़ा होना है। तो समृद्ध जीवन शैली हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वलसाड़ का भोजन क्या है। वलसाड़ जो होता है उसका भोजन क्या है। ठीक है, अगर आपसे हम पूछते हैं कि वलसाड़ कहाँ पे है, किस राज्य में स्थित है, तो ये आप बता सकते हैं क्या? तो वलसाड़ जो है आपका, ये शायद तक गुजरात राज्य में पड़ता है, ये अभी कंफर्म नहीं है, शायद तक गुजरात में कंफर्म है, समथिंग इतना ही है। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा ये पूछ रहा है आपसे कि वलसाड़ का भोजन क्या है। सरसों के तेल में पकी मछली खाते हैं, या फिर चावल, चाय, पीठा, या फिर भात सूखे, बटाटा बड़ा, पूरी सूखा, नारियल के तेल में पकी मछली। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है, बटाटा बड़ा, पूरी सूखी सब और दूध, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यह वलसाड़ का भोजन होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस विटामिन को आमतौर पर एग्रोकैल्सीफेरॉल के रूप में जाना जाता है? उस विटामिन का नाम बताना है आपको जिसे एग्रोकैल्सीफेरॉल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है। तो विटामिन D2, D5, B6 या फिर B2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है, विटामिन D2 को जो है एग्रोकैल्सीफेरॉल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन 138, अर्थात 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। खाद्य श्रृंखला किससे प्रभावित होती है? ठीक है ना, सबसे मेन रीजन क्या है, सबसे मेन कारक कौन सा है? मानव गतिविधियों से, प्राकृतिक घटनाओं से, दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है उस कारक का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मानव गतिविधियां और प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं दोनों से खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि समाज अपना विकास, प्रगति कहाँ से शुरू करता है। एक समाज जो होता है वह अपना विकास, उसका डेवलपमेंट और उसकी प्रगति, उसकी ग्रोथ जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है? विद्यालय से, परिवार से, खेल के मैदान या उपरोक्त सभी। तो समाज के विकास और प्रगति के लिए जो है ऑप्शन नंबर बी, परिवार की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। भारत में जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, हमेशा वर्ष भर वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है। जैसे आप लोग यहाँ पे अगर इंडिया की बात करें तो सियाचिन जो ग्लेशियर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और 12 महीना बर्फ़ से ढका रहता है और टेम्परेचर जो है -30 -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो ठंडे रेगिस्तान में मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, मेन रीज़न क्या है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है, या फिर ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, ठंडे रेगिस्तानों में जो है गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ठंडे रेगिस्तान जो है वह हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सीखने के सिद्धांत में कौन सा शिक्षक की भूमिका है। इसमें शिक्षक की कौन सी भूमिका है रचनात्मकता सिद्धांत में, उसमें आपको बताना है।
पहला ऑप्शन है कि संज्ञानात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर सामाजिक पहलुओं को महत्व देना, या फिर शिक्षण द्वारा व्यवहार सीखना, या फिर परिणाम हेतु बच्चों को सुविधा प्रदान करना। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही माना जाएगा? जो सीखने की रचनात्मकता सिद्धांत में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सामाजिक पहलुओं को महत्व देना जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के महत्व से संबंधित नहीं है? से कौन सा ऑप्शन है जो पर्यावरण महत्व को संबंधित नहीं है, उसे कोरिलेट नहीं करता, ये सही से संबंध बनाकर नहीं रखता है? तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों को स्थापित करता है और समझता है। अन्वेषण में संलग्न और प्रायोगिक गतिविधियाँ अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सभी पारिभाषिक अवधारणाओं को सीखने में सहायता करता है। इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण के महत्व के संबंधित नहीं है, उसको आपको बताना है। तो 142 अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सभी पारिभाषिक अवधारणाओं को सीखने में सहायता करता है, पर्यावरण महत्व को संबंधित नहीं है। इसका पर्यावरण से क्या रिलेशन है? आप अच्छे अंक पा रहे हो, आप अच्छी मेरिट बना रहे हो, मेरिट में पहले स्थान पर आ रहे हो, इसका कोई रोल नहीं होता पर्यावरण के महत्व से। ठीक है, तो प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंध स्थापित करे हुए पर्यावरण का इसमें बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अन्वेषण में संलग्न एवं प्रायोगिक गतिविधियाँ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि ईवीएस इन्वायरमेंट जो स्टडी होती है, इसमें शिक्षण में जो है ऑडियो वीडियो सहायक सामग्री निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करती है? ऑडियो और वीडियो जो सहायक सामग्री होती है, कौन सा मुख्य उद्देश्य प्राप्त करने में हमारी सहायता करती है? तो संज्ञानात्मक, प्रभावशाली और मनोप्रेरक। केवल संज्ञानात्मक, केवल प्रभावशाली, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है संज्ञानात्मक, प्रभावशाली और मनोप्रेरक जो है वह हमें ऑडियो एवं वीडियो सहायक सामग्री प्रदान करने में महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो परियोजना विधि में जो है छात्रों के समूह आधारित होने चाहिए। परियोजना विधि जो होती है उसमें छात्रों के समूह किस पर आधारित होने चाहिए? छात्रों के अंक पर, सदस्यों की सहभागीदारी और सहयोग पर, लिंग पर, या फिर छात्र के अनुक्रमांक पर। तो परियोजना विधि क्या होती है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और छात्र के समूह आधारित होने चाहिए। छात्रों का जो ग्रुप बनता है वो किस पे बेस्ड होना चाहिए आपको बताना है। तो सदस्यों की भागीदारी जितनी होती है और उनका योगदान जितना होता है, इस पर मेन डिपेंडेंसी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन कि शिक्षार्थियों की आत्मनियमन खालिस्तान को किस चीज़ को दर्शाता है? शिक्षार्थियों का जो आत्मनियमन होता है वह किस चीज़ को दर्शाता है? छात्रों के व्यवहार के लिए नियमों को बनाना, छात्र जो है शरीर द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियमन, आत्म अनुशासन और नियंत्रण, अपने नहीं उनके लिए अपने खुद के सीखने की निगरानी करने की क्षमता। ठीक है ना, तो आत्मनियमन क्या होता है ये आपको बताना है। ये जो है उनके लिए अपने खुद के सीखने की निगरानी करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो खालिस्तान का अध्ययन थॉर्नडाइक सिद्धांत है, किसका मतलब अध्ययन करने से थॉर्नडाइक सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है? समानता का सिद्धांत, निकटता का सिद्धांत, ठेके का सिद्धांत, या फिर प्रभाव का सिद्धांत? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्रभाव के सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एकीकृत दृष्टिकोण का मूल किस अवस्था पर डिपेंड करता है? एकीकृत दृष्टिकोण का मूल जो है किस पर डिपेंड करता है आपको बताना है। तो एकीकृत का जो मूल है वह प्रारंभिक बचपन पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ईवीएस के क्षेत्र में अवसर न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि और किसके लिए प्रदान किए जाते हैं? ईवीएस के जो क्षेत्र होता है उसकी जो फील्ड होती है उसमें अवसर के वैज्ञानिकों को नहीं दिए जाते, बाकी उसके अलावा भी और किसी भी व्यक्ति को दिए जाते हैं। उनका नाम बताना है आपको। अभियंता मतलब इंजीनियर, जीव वैज्ञानिक, चिकित्सक, या उपरोक्त सभी।
तो इसमें जो है यह आप मतलब मौके जो हैं उपरोक्त सभी, कोई इंजीनियर है उसको भी दिए जाते हैं, जीव वैज्ञानिक और चिकित्सक सभी को बराबर ऑप्शन या फिर मौके दिए जाते हैं, ठीक है ना, ईवीएस की स्टडी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो एक नक्शे को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल शामिल है। एक नक्शा अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, उसकी रीडिंग करना है, तो उसके लिए कौन सा आवश्यक कौशल ज़रूरी है वह आपको बताना है। किस चीज़ की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए जिससे आप नक्शे को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। उत्कृष्ट ड्राइंग एवं पेंटिंग कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्षिक स्थिति को समझने की क्षमता, उत्कृष्ट कौशल, संचार कौशल और एक ग्लोब स्थितियों को आरेखित करने पर और गणना करने की क्षमता, ठीक है। तो नक्शे को पढ़ने की सबसे अच्छा कौशल कौन सा शामिल है ये आपको बताना है। तो स्थान, दूरी और दिशाओं को सापेक्षित स्थिति को समझने की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नक्शे को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है, ठीक है। आपको कौन सी लोकेशन है, उसकी किस स्थान से दूरी क्या है और दिशा कौन सी है, इस चीज़ का आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पर्यावरण के अध्ययन में शामिल विषय नहीं है। पर्यावरण का जब अध्ययन किया जाता है उसमें किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण अभियांत्रिकी, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है सभी विषयों को शामिल किया जाता है। इसके अंदर पर्यावरण विज्ञान भी होता है, प्रबंधन भी होता है, मैनेजमेंट करना, पर्यावरण अभियांत्रिकी, उपरोक्त सभी, ये सभी विषय होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह करके वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।